हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी जो पॉलिटी के पीवाईक्यू हैं 2020 के, यहाँ पे हम लोग पूरा पूरा देखेंगे। ठीक है। और एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे यूपीएससी जो है क्वेश्चनों को फंसाता है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन भाई किस टाइप का है और कैसे यूपीएससी इसको फंसाता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज दोनों ही तरीके से हम पूरे के पूरे पीवाईक्यू को देखने वाले हैं, जो कि किसी भी टेस्ट सीरीज या किसी भी अन्य 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 सोर्स से ज़्यादा बेटर हो सकता है अपना यूपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे जो लगभग 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका पूरा पूरा पीडीएफ यहाँ पे रेडी है और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। ठीक है। तो आप लोग से क्या है कि आप लोग इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते जाइएगा अपने आप को, खुद को, कि आप किस चीज़ पे गलती कर रहे हैं और यूपीएससी किस टाइप के स्टेटमेंट पूछ करके आपको फंसाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस पहले क्वेश्चन से। हालांकि ये जो पहला क्वेश्चन है इसे आप करंट अफेयर के संबंध में भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा आप जैसे थोड़ा भारत के संचित निधि के बारे में यहाँ पे थोड़ा बात की गई है, तो पॉलिटी का इससे कहीं ना कहीं संबंधित आप इसे मान सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो अपना है वो आधार कार्ड से संबंधित है। ये पूरा का पूरा करंट अफेयर से अपडेटेड है। 2020 में आधार कार्ड से संबंधित जो विवाद हुए थे उसके चक्कर में यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या कहता है क्वेश्चन। तो पहला है कथन इसका कि आधार कार्ड मेटा डेटा के 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड के मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि राज्य निजी निगमों निजी निगमों से आधार डाटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरा है कि आधार बीमा उत्पादों से प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है। और चौथा कथन कहता है कि जो आधार है वो संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है। और यहाँ पे हमें सही कथन बताना था। ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें कि मेटा डेटा है, तो यहाँ पे भैया ये क्या किया है, देखो 3 माह दे दिया, फैक्ट दे दिया, जो कि आपको बता दिया कि यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है। तो 3 माह देखिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि अब मैं गलत हो रहा हूँ। तो फैक्ट जहाँ पूछता है तो लगभग संभावना होती है, 80% संभावना होती है कि गलत होता है। यहाँ पे 3 माह नहीं था, बल्कि यहाँ पे 6 माह है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आप क्वेश्चन को कैसे देखें भाई, वहां हमें टाइम बचाने के लिए जहां जहां हम देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट है उसे काट दो, सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। अब इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होने वाला है। यदि हम पहले सी को देख लें और सी हमारा कंफर्म हो जाए कि ये गलत है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले ऑप्शंस को ना देखें, ऑप्शंस को पहले ना देखें, बाद में देखें। पहले आप स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ें, चारों के चारों स्टेटमेंट। उसमें आप देख लीजिए कि कौन चारों स्टेटमेंट में से आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। इसके बाद अपना आंसर लिख लीजिए कि 2 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है, इस टाइप का लिख के आंसर लिख लीजिए। या मान लीजिए अपने मन में सोच लीजिए, इसके बाद आप ऑप्शन को देखिए कि क्या आपके आंसर इस ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है जिससे आपकी गलतियां जो है बहुत कम हो जाएंगी, ये मेरा अनुमान है। ठीक है। आप अपना व्यू जरूर लिखिएगा कि आपको किस टाइप की यूपीएससी में क्या कोई ट्रिक है आपके पास जो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकती है, या हमारे अन्य व्यूअर्स को भी हेल्प कर सकती है। तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया कि यहाँ पे 6 माह डाटा है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इसे हम गलत कर सकते हैं। दूसरा है कि राज्य निगमों के आधार पर जो डाटा साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एकदम थोड़ा सा ये पॉजिटिव वे टाइप में बता रहा है ना। ठीक है, कि कोई डाटा आपका संग्रहित नहीं कर सकता, तो इससे साझा नहीं कर सकता, तो ये हमारा क्या हो सकता है, इसे हम सही मान सकते हैं। दूसरा है कि आधार कार्ड बीमा उत्पादों प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा अनिवार्यता तो है नहीं कि आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। तो जब 3 भी गलत हो जाता है तो हमारा आंसर अब चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर जो हो जाएगा केवल और केवल बी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपकी जो थोड़ा बहुत गलती होती है पढ़ने में, तो आप उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपनी सिली मिस्टेक को। ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट जो है कि भारत की जो संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। तो ठीक है, संचित निधि से अब क्या पैसा जाता है, कोई योजनाओं के लिए पैसा जा रहा है, तो किसी योजना में जैसे कि एलपीजी फ्री में जो दी जा रही है, मनरेगा हो गया, आपके राशन कार्ड हो गया, तो इन सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हमारा चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेजों में एक साथ पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये प्योर पॉलिटी से है ना। तो अब देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसमें कि राज्यसभा जो होती है वो लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में प्राप्त करती है। लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की शक्ति जो होती है, दोनों की शक्ति समान कब होती है, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के विषय में, दूसरा है कि संविधान संशोधन के विषय में, और तीसरा है सरकार हटाने के विषय में, और चौथा है कटौती प्रस्ताव के विषय में। ठीक है, तो अब आप सोचिए यहाँ पे कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसमें तो राज्यसभा का बहुमत भैया कि राज्यसभा ही इसको गठित कर सकती है, तो विशेषाधिकार है, ये तो आपका गलत हो गया। फिर बात आती है सरकार को हटाने में, तो सरकार को हटाने में किसी भी संसद से किया जा सकता है, तो किसी भी सदन से, तो ये दोनों ये गलत हो गया। अब कटौती प्रस्ताव के विषय में आ जाता है बात, तो कटौती प्रस्ताव जो होता है ये, इसमें लोकसभा जो होती है कहा जाए तो, है ना, तो लोकसभा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होती है। लोकसभा में ये सब चीज़ बातें होती हैं, चर्चा ज़्यादा होती है तो वहीं होता है। ठीक है, तो जो कटौती प्रस्ताव है ये एक प्रकार से संसद का क्या ही है, संसद का उत्पाद है, इसमें संसद द्वारा ही इसको बनाया गया है। ठीक है ना, ये कोई संविधान में तो जिसका उल्लेख है नहीं कटौती प्रस्ताव का। ठीक है, आप जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है तो आप इसके क्वेश्चन के अंदर भी जाइए, पूछिए, देखिए कि कटौती प्रस्ताव होता क्या है ना। तो जैसे कटौती प्रस्ताव जो होता है, जब सरकार की नीतियों का कोई विरोध किया रहा होता है, तो एक विरोध के रूप साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये एक चीज और भी है कि यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, तो सरकार को क्या करना होता है, त्यागपत्र देना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का। ठीक है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, नीतिगत को होता है, जैसे पॉलिसी कट बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि 1 रुपये कर दिया जाता है, जो पॉलिसी होती है उसको 1 रुपये कर दिया जाता है, और इसको समझ लिया जाता है कि ये पॉलिसी क्या हो गई, समाप्त हो जाती है। ये मतलब जो मांग है या अनुदान है, ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है एक मितव्ययता। मितव्ययता क्या होता है कि भाई उसमें अगर आप देखा जाता है कि आपने कहीं ज़्यादा मांग तो नहीं की है, या है ना, तो उस हिसाब से इसको कम करने के लिए मांग को कमी की जा सकती है, तो मितव्ययता होगी। फिर आती है एक टोकन। आप टोकन और नीतिगत दोनों कंफ्यूज होते हैं, तो टोकन वाले में 100 रुपये कम किया जाता है। 100 रुपये कम करने का अर्थ ये होता है कि आप आर्थिक रूप से उसमें जो चर्चा है उसमें आप ज़्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं अभी, है ना, अधिक चर्चा के बारे में इसमें अगर करना है आपको, तो 100 रुपये कर देता है, कटौती कर दी जाती है। ठीक है ना, उसमें कि अभी चर्चा अच्छी से नहीं हुई है, इसमें चर्चा करके और भी इसमें उपबंध किए जाएंगे। और जो पॉलिसी कट होता है उसमें 1 रुपये किया जाता है, उसको समाप्त माना जाता है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें यदि आंसर की हम, तो संविधान संशोधन में जो होता है राज्यसभा लोकसभा की दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको हर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, आप उसके बारे में एनालिसिस करिए। ठीक है, उसके लिए एक विजन आईएएस का जो रिसोर्स एनालिसिस है वो बहुत अच्छा है, उसमें पूरा डिटेल से हर ऑप्शंस को लिख कर दिया गया हुआ है। ठीक है, यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन को आपको थोड़ा सा बता सकें उसके बारे में। हालांकि आप विजन आईएएस का अगर उसको ले लेते हैं, आप उससे पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा रिसोर्स है उसका। ठीक है, अब हम शुरू कर देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है कि जो संसद होती है स्थानीय क्षेत्र की विकास योजना, मतलब एमपी लेड के बारे में बोला गया है, और यहाँ पे हमें बताना है कि सही कथन एमपी लेड के बारे में। ठीक है, एमपी लेड क्या होती है, एक सांसदों को एक राशि दी जाती है जिसमें खर्च करने के लिए दिया जाता है पैसा, है ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला पहला ऑप्शन है कि यह निधि टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के भौतिक अवसंरचना निर्माण में के लिए निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, दूसरा है कि प्रत्येक संसद की निधि एक निश्चित अंश जो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभांश के लिए आवश्यक होता है। तीसरा कथन है कि एमपीलेट जो होता है वो निधि वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष अग्रेसित नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ा देखते जाइए क्वेश्चन, है ना। आप स्टेटमेंट्स पे गौर से पढ़िएगा या सुनिएगा। क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम जो होता है 10% कार्य जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जा सकता है। हमें सही कथन बताना है। अब यहाँ पे जो सीधे सीधे निगेटिव लग रहा है, पहले आप उसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। जो निगेटिव लग रहा है उसको पहले कट कर दीजिए। यहाँ पे बोला भाई कि अगले साल इसको अग्रेसित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो एकदम लग रहा है ना कंफर्म टाइप वाला, एकदम कंठस्थ, तो थोड़ा अलग अलग रहा है तो इसको गलत कर दिए। अब ये गलत हो गया, तो अब यहाँ देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब संभावना है कि बी और सी तो नहीं होगी, ए या डी में हमको समझना है। तो पहला इसमें बोला है कि एमपी लेड टिकाऊ पर संपत्ति के लिए खर्च कर दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है कि हाँ यहाँ पे संपत्ति में खर्च किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये संसद निश्चित अंश में एसटी के लिए खर्च करना किया जाना चाहिए, तो वो भी खर्च करना पड़ता है भाई। एसटी को लगभग देखो यहाँ पे 15% का प्रोत्साहन एससी के लिए है ना, उनके कैटेगरी के हिसाब, और एससी के लिए जो होता है वो 7 साढ़े 7% यहाँ पे खर्च करना पड़ता है। ठीक है, टोटल इनको पैसा जो मिलता है 5 करोड़ रुपये मिलता है। ठीक है ना, 5 करोड़ रुपये इनको पैसा दिया जाता है अपने विधानसभा में क्षेत्र में, या अपने जो सांसद हैं, है ना, लोकसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए। ठीक है, अब
और दूसरा बात करता है कि निरीक्षण जो होता है, हाँ 10% का यहाँ पे जो होता है राज्य प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है, निरीक्षण भी किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 3 4 सही है, 3 यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। 1 2 और 4 सही है, बाकी 3 यहाँ पे गलत है। तो एमपी लेड जो होता है ये हमेशा से चर्चित रहता है, इस टाइप से करंट अफेयर में भी था, इसलिए ये पूछा गया, ठीक है। और यह जो है केंद्रीय योजना है, ठीक है ना, केंद्रीय योजना है, ठीक है। यह जो है केंद्रीय योजना है, सभी को दिया जाता है, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का, दोनों को दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा का एक शर्त है कि वो अपने निर्वाचित जहाँ से वो मतदान है, मतदाता जहाँ का वो मतदाता है वहां से अपने निर्वाचित क्षेत्र में खर्च करेगा। और जो राज्यसभा वाले होते हैं ये अपना देश में कहीं भी पैसा अपना जो होता है खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है। और जो कैरी फॉरवर्ड करने की बात आई थी, किया जा सकता है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों को किस किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के रूप में जो विरुद्ध संरक्षण हमें प्राप्त है, ठीक है ना। अस्पृश्यता से हमें जो प्राप्त है वो क्या है, तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आर्टिकल किस में है, 17 में है, और 17 आर्टिकल किस में है, समता के अधिकार में, ठीक है ना। तो राइट टू इक्वलिटी के लिए हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हालांकि थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि भारत में जो न्यायपालिका होती है और कार्यपालिका वो पृथक, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होता है, वो किसके द्वारा होता है ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है कि आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका और विधायिका क्या होंगी आपस में, न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपस में पृथककरण होगा, ये डीपीएसपी में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 50, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब आपको ये सब रेडी रखना चाहिए कि बार बार देखिए उद्देश्य का पूछा है, सातवीं अनुसूची हर बार कई बार ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो इसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा कि वित्त मंत्री संसद में जब बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेखन भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें होता है बृहद आर्थिक रूपरेखा वितरण भी शामिल किया जाता है ना। तो ये जो प्रलेख है ये आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, कौन से आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, किस नियम के कारण ये प्रस्तुत किया जाता है ना। तो इसमें हमें बताना है, पहला है कि चिरकालीन सांस्कृतिक परंपराओं के कारण, दूसरा ऑप्शन है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 10 के कारण, और तीसरा ऑप्शन है कि भारत में का अनुच्छेद है 113 के कारण, और यहाँ पे जैसे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 है, तो इनके कारण बताना है आपको। यहाँ पे कंफ्यूजिंग होने वाला जो पॉइंट है वो है आपका, लगभग आप लोगों को बी ऑप्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यह एक एफआरबीएम दस्तावेज का भाग है, ठीक है। किसका है, एफआरबीएम दस्तावेज, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत ये सब बृहद रूपरेखा वितरण शामिल किया जाता है। मध्य अवधि के लिए राजकोषीय नीति वितरण शामिल किया जाता है, और राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य भी इसमें शामिल होता है। तो 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, है ना, एफआरबीएम एक्ट में, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल 113 पढ़ने की जरूरत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हर ऑप्शंस को एनालाइज करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। परिभाषा से हमें बताना है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार नहीं 2 3 बार सेम सेम यही रिपीट हुआ है, जो जैसे 2021 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ये देखिएगा सीधे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, सीमित सरकार का। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार होना, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर नंबर डी। तो ये इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं जो रिपीट है सीधे, 21 में भी रिपीट है, इससे पहले भी रिपीट है, ठीक है। फिर आता है मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट हमारा है उसके सिद्धांतों को कौन मतलब प्रदर्शित करता है, ये हमें बताना है, प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो जैसे उद्देशिका हो गई, भाई उद्देशिका ने भी सामाजिक आर्थिक न्याय ये सब चीज़ बताया गया है ना, लोगों को विश्वास स्वतंत्रता ये सब कुछ की आज़ादी दी गई है, तो ये भी हो गया, डीपीएस में भी हो गया, मूल कर्तव्य भी हो गया। तो ये तीनों के तीनों इसमें आंसर सही हो जाएंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों ही ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के बारे में क्या करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 9 नंबर, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण
लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि निःशुल्क जो विधिक सहायता है ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है कि 10,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, सॉरी 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को। ठीक है, और चौथा है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है हमको यहाँ बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, कहीं सही लिखा हो या कुछ हो, इस टाइप के अगर स्टेटमेंट कहीं आते हैं तो वो संभवतः वो गलत होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप चौथा नंबर तो गलत ही कर सकते हैं कि सभी वरिष्ठ नागरिक कैसे हो सकता है भाई, कोई करोड़पति भी होगा, अंबानी भी होगा, उस टाइप का तो सभी को तो नहीं हो सकता। ठीक है, इस हिसाब से अगर चौथा अगर आप काट दें तो 2 स्टेटमेंट कट गए। इसके बाद आपको अब 2 स्टेटमेंटों पर काम करना है। ठीक है, ठीक है, 3 स्टेटमेंटों पर आपको काम करना है। ठीक है, तो अब इनमें से एक का भी आपको कन्फर्मेशन हो गया तो आपका सही हो जाना है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसके यदि हम आंसर की बात करें तो देखिए, जो 1 लाख से वार्षिक आय 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम सही बात है। दूसरी बात है कि जो 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए भी विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और तीसरा जो है कि ओबीसी का यहाँ पे तो कोई प्रावधान ही नहीं, ओबीसी के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है विधिक सहायता देने के लिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरा है कि जो एससी हो गया, हमारे एसटी भाई हो गया, स्त्री हो गई, है ना, और जो हमारे बालक हो गए, बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गए जो 18 साल से कम हैं, है ना, और जो मानव तस्करी के संबंधित शिकार हैं, इन सबको छूट दी गई। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें विधिक सहायता दी जाती है। किस आर्टिकल में है तो आप लोग को तो पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये है 39A में है। ठीक है ना, निश्चित विधिक सहायता के बारे में। ठीक है, अच्छा, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको रखने की जरूरत है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था या मूल संविधान का भाग है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है यूपीएससी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, हालांकि यहाँ पे बाल अधिकार और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ बात की गई है, इसलिए मैंने इसमें रख लिया है क्योंकि ये आपके करंट अफेयर में भी चला जा सकता है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते दिए गए हैं और कुछ विषय दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें सही कथन बताना है कि कितने इसमें सही सम्मिलित हैं। ठीक है, तो जो अटाकामा घोषणा है उसके सामने है लोगों के स्वास्थ्य देखभाल, और दूसरा है हेक्स समझौता जो है जैविक रासायनिक शस्त्र, और जो तलानोवा संवाद है ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन, और अंडर गठबंधन जो है ये बहुत फेमस है बाल अधिकार संबंधी। तो कितने सही है मैं ये बताना था। ठीक है, तो इसमें जो है पहला नंबर सही है कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधित बिल्कुल सही है, और इसका तीसरा सही है। ठीक है, तलानोवा वैश्विक जलवायु संकट के लिए था। अब जो ये हेक्स समझौता है ये बाल अधिकार के लिए है, तो इसी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये बाल अधिकार से संबंधित है, और जो हमारा अंडर गठबंधन वाला है ये जैविक रासायनिक शस्त्र वाला होता है, या वैश्विक तापन जलवायु से संबंधित होता है। ठीक है, अब ये जो अंडर गठबंधन वाला है ये 2022 में फिर से पूछा। ठीक है, 2022 में ये फिर से पूछा। ठीक है, तो हेक्स समझौता जो होता है ये 16 साल से कम बच्चों के लिए होता है। ठीक है ना, 16 साल से कम के जो आयु के बच्चे होते हैं उनके बाल अधिकार से संबंधित है ये है। ठीक है, जो हेक्स समझौता है इसमें भारत शामिल नहीं है। एक बात और भी यहाँ पे है, इसमें भारत जो है इसका सदस्य नहीं है हेक्स समझौता का। ठीक है, तो सही अपना कौन सा हो गया, एक आटाकामा हो गया और अल्तमा अल्तमा हो गया, अलमा अलमा आटा हो गया, और दूसरा हो गया आपका तलनोवा संवाद, ये दो सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक एक थोड़ा सा देखते जाइए ऑप्शन, क्योंकि रिपीट होते हैं, जैसे कि ये देखिए अंडर गठबंधन वाला ही रिपीट हुआ 22 में। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें। अब ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उनके द्वारा ही हटाई जा सकती है। फिर है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और लोगों द्वारा हटाई जाती है। चौथा ऑप्शन है कि जो सरकार है वो संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि से पूर्ण होने के पूर्व नहीं हटाई जा सकती। ठीक है, ठीक, तो ये इसमें हमको बताना है कि हमारी जो भारत की संसदीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार कैसे होती है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था सरकार मतलब कैसी होती है ये हमें बताना। ठीक है,
तो आप लोग सभी यहाँ पे जानते हैं, कई बार इसमें पूछा जा चुका है कि जो संसद होती है हमारे, वो जो सरकार जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के प्रति क्या होती है, हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है ना, आगे अभी पूछा है, आप इसको देखिएगा। आगे जब हम 22, 21, 22, 23, 24 की बात करेंगे, 25 तक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरदायी सरकार के बारे में बिल्कुल है, कि अगर संसदीय सरकार पूछ रहा है तो आप उसकी आंख बंद करके लगा सकते हैं कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार है हमारी, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 11 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है। ये कम से कम 3 से 4 बार ऑप्शंस के रूप में पूछ चुका है, ठीक है, कई बार पूछ चुका है। तो इसको हम लोग बिना चर्चा किए ही क्या लगा देंगे, लोक कल्याणकारी के बारे में हमारा डीपीएसपी ही बात करता है। कौन बात करता है? डीपीएसपी हमारी बात करती है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। देखो अब यहाँ पे 7वीं सूची फिर आ गई, मूल अधिकार ये सब गया। तो 7वीं अनुसूची है क्या, जानते हैं? एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची है, इससे 5 सब्जेक्ट कौन से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। किसमें डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची में राज्य सूची के 5 विषयों को डाल दिया गया है, इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें क्या है, शिक्षा है, ठीक है, दूसरा वन है, ठीक है, तीसरा आपके जो मापन के संबंधित होता है, माप तौल हो गया, ठीक है, वजन माप तौल हो गया, और चौथा आपका हो गया जानवर जो हमारे हैं, जंगली जानवर वगैरह, ठीक है, जानवर, और चौथा आपका है न्यायिक प्रशासन, ठीक है, न्यायिक प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सबको छोड़ के, ठीक है, न्यायिक प्रशासन जो होगा, न्यायिक प्रशासन होगा। ये चीज़ इसमें क्या है, ये पांचों चीज़ क्या है, अब ये कहाँ चली गई हैं, तो ये हमारे हो गई हैं समवर्ती सूची के विषय में हो गई। पहले किस में थी? ये पहले राज्य सूची में थी, अब क्या है, समवर्ती सूची में है। कब से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक, 42 में। कब हुआ था? 1976 में, 1976 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के सरल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाले बहुत डरवाते हैं, आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। आप पीवाईक्यू जरूर लगा के जाइएगा, अगर आप पीवाईक्यू पूरे हो चुके हैं तब आप जाकर टेस्ट सीरीज लगाइएगा, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पहले पीवाईक्यू आप लगा लीजिए 10 साल के कम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान मूल ढांचे को, ठीक है ना, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, और हमें सही कथन बताना है, ठीक है। मोटा मोटा प्रश्न जो घुमाया गया है वो एक ही चीज पर लटका हुआ है, ये है मूल ढांचा, और दूसरा चीज है यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आए तो आपको आंख बंद करके गलत करना है, आंख बंद करके गलत करना है। वो कैसे गलत करना है भाई, क्यों गलत करना है? क्योंकि जहां अगर पूछ लिया कि ये संविधान में डिफाइन है, ठीक है, या परिभाषित है, इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाए तो तुरंत गलत कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग स्टेटमेंट इस टाइप के गलत होते हैं। जो आपको कंफर्म पता हो उसी को आप सही करिएगा, लेकिन अगर आपको तुक्का लगाना हो तो इस टाइप का अगर बोले कि संविधान में परिभाषित है, या संविधान में उल्लेख इसका है ना, ये संविधान में स्पष्ट रूप से इस टाइप का अगर कथन आए एकदम, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो मूल ढांचा जो है वो केशवानंद भारती केस से लाया गया था, ठीक है ना। केशवानंद भारती केस के बाद आया है, ये मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें हम न्यायिक पुनरावलोकन की, तो यह भी संविधान में नहीं था, ठीक है। इसे मूल ढांचा जरूर साबित कर दिया गया कि मूल ढांचा, इसे अब जो सुप्रीम कोर्ट है इसे क्या मानती है, मूल ढांचा मानती है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहते हैं, आपके संविधान में नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों ही संविधान में नहीं थे, ये किसी न किसी संशोधन के द्वारा लाए गए, ठीक है। इस हिसाब से दोनों के दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा जरूर दिमाग लगेगा, अगर आपसे ना बने क्वेश्चन तो अगर ये परिभाषित वगैरह पूछे तो उसको आप बेफिक्र होकर गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जाके पूछा है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में इस टाइप अगर पढ़े होंगे आप तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्सवाद गांधीवाद के बीच में समान सहमति है, ये हमें बताना है,
ठीक है। पहला है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज है। दूसरा है वर्ग संघर्ष है। तीसरा है निजी संपत्ति की समाप्ति है। और चौथा है आर्थिक नियतिवाद। ठीक है। जिसमें वर्ग संघर्ष वाला जो हमारा मार्क्सवाद वाला तो है ही। ठीक है, इसमें गांधी जी का कोई रोल नहीं है। लेकिन दोनों में एक समान सहमति है। वो सहमति किसमें है भैया कि राज्य विहीन जो होना समाज होना चाहिए, राज्य विहीन होना चाहिए। ये गांधी जी भी मानते थे और जो हमारे कार्ल मार्क्स साहब थे उन्होंने भी ये माना है कि राज्य जो होता है, राज्य की सत्ता का उन्मूलन के है ना, राज्य की सत्ता को उन्मूलन से बचाने के लिए राज्य विहीन क्या कहते हैं समाज होना चाहिए। ये गांधी जी और हमारे मार्क्स साहब का दोनों का व्यू था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसे आप मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण करता है। नौकरशाही के बारे में कौन यहाँ पे परिभाषित करता है या चरित्र चित्रण करता है। ये यूपीएससी की इस टाइप की खतरनाक वाली भाषा है। ठीक है ना। हमें यहाँ पे बताना है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कौन यहाँ पे सही है। पहला है कि संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है। दूसरा है कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है। और तीसरा है कि राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है। और चौथा है कि लोक नीतियों को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डाउट में कर रहे होंगे, सारे स्टेटमेंट आपको सही लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी है कि जो हम आईएएस आईपीएस की तो हम तैयारी करने जा रहे हैं, वो लोक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए हमारा काम होगा। मेन काम हमारा लोक नीतियों को क्रियान्वित करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियान्वयन करने वाला होगा अभिकरण। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नौकरशाही का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि जो हमारी संसद या जो भी है कानून बना रहे हैं उसका हम उसको किस तरह से अप्लाई कर पा रहे हैं वो हमारा काम होगा। ठीक है, तो नौकरशाही का ये मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान के उद्देशिका से। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि संविधान का यह भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। दूसरा है कि संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। तीसरा है कि संविधान का भाग तो है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखता है जैसे कि अन्य भाग रखते हैं। चौथा ऑप्शन है कि ये संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों के स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ये संविधान का भाग तो है लेकिन अन्य भागों की तरह इसका क्या है, कोई विधिक प्रभाव इसमें नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लें कि जब वेरूवाड़ी केस हुआ 1960 में, वेरूवाड़ी केस हुआ उसमें 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर जब आपका केशवानंद भारती केस आया उसमें कहा कि संविधान का ये भाग है और यहाँ पे क्या कर दिया गया कि ये मूल ढांचे के अंतर्गत रख दिया गया उद्देशिका को। ठीक है, फिर एलआईसी केस में भी जाके, जो एलआईसी केस 1995 में हुआ उसमें भी इसने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का भाग है। ठीक है, उद्देशिका गैर न्यायिक है, मतलब अदालतों में इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं कि आप मतलब केस नहीं दर्ज कर सकते हैं इसके प्रति, तो ये गैर न्यायिक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन इसमें इसमें संशोधन हुआ है इसमें। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए। ठीक है, यह प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को 1946 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा लाया गया था उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है, और ये तो अभी प्रस्ताव आया है, फिर एक्सेप्ट कब किया गया है, तो ये एक्सेप्ट किया गया है आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी को आपको क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। 22 जनवरी 1947 को ये क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, तब से क्या हमारी उद्देशिका बन गई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भाग 4 के अंतर्निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। ठीक है, इसमें हमें सही कथन बताना है। तो पहला है कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, मतलब इन्फोर्स्ड होंगे, आप न्यायालय द्वारा इसे इन्फोर्स्ड किया जा सकता है। फिर है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा इन्फोर्स्ड नहीं होंगे, इन्फोर्सबल नहीं होंगे। फिर तीसरा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें सही बताना है। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में हमारा क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में इसमें बात की गई कि डीपीएसपी जो है वो क्या फोर्सेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना, देखो न्यायालय द्वारा फोर्सेबल तो नहीं है क्योंकि ये संविधान के भाग हैं। ठीक है, लेकिन देखो न्यायालय द्वारा ये नहीं है क्योंकि अभी इनको नॉर्मल रखा गया है।
ठीक है, ये न्यायालय द्वारा ही भाग नहीं है, आप इनके लिए न्यायालय में कोई भी केस वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं होंगे, तो ये सही है कि वे किसी को भी न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स तो नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है कि एथिक सिद्धांत जो है राज्य के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रभावित करते हैं, है ना। तो कानून बनाने के लिए प्रभावित करते हैं सरकार को, राज्य को। ये राज्य के लिए निर्देश ही है एक प्रकार से कहा जाए, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। कोई जनता जाके इसमें नहीं कह सकती कि नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है तो आप हमको न्याय दीजिए, नहीं। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए क्या है, आपको एक राय देते हैं। ठीक है, कानून बनाने में प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी यही क्वेश्चन 2017 में आया था, अब जाके यहाँ रिपीट हुआ है। 2017 में इस टाइप क्वेश्चन पूछा था यही, फिर रिपीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य के 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तथा बनाया जा सकता है तब जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, जबकि वह उस राज्यमंडल का क्या है, सदस्य नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1991 द्वारा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव के लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्थ हो जाएगा। मतलब उस चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर क्या हो जाएगा, अनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ठीक है, तो इसमें हमें सही बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो दिल से करेगा कि दोनों को दोनों क्वेश्चन ही गलत होंगे, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि एकदम देखिए ना, एकदम एकदम टारगेटेड क्वेश्चन लग रहा है, एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है ना, तो यूपीएससी में जो होते हैं वो संभावित वाले सही होते हैं, एकदम ठोस कथन वाला है काम है इसमें। ठीक है, तो पहला बोला है कि भैया देखो, जो व्यक्ति मतदान की आयु के हो गया है वो क्या हो सकता है, तो मतदान की आयु तो 18 वर्ष है। मतदान की आयु क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अब भारत में अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष है, मतदान की आयु 18 वर्ष है। तो इसमें बोला है कि आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, गलत हो गया। दूसरा बोला है कि आप आरपीए, जो हमारा आरपीए एक्ट है 1991 का, उसके तहत यदि आपको कारावास 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष की बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है ना, यहाँ पे 5 वर्ष, 5 वर्ष बोला है, ये गलत है। 5 वर्ष नहीं है, कितना है ये, 3 वर्ष है, ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष का भी एक आपको क्या बोलते हैं हम, कारावास हो जाए तो आप उसमें खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है ना, 2 वर्ष का कारावास। तो अस्थायी तौर पर, ये भी नहीं कि आप स्थायी तौर पर। दूसरा यहाँ पे गलत है कि स्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं भैया, अस्थायी तौर पर। ठीक है, अस्थायी तौर पर यहाँ पे निहरता होती है। कारावास से मुक्त होने पर आप फिर से वही काम कर सकते हैं, लेकिन कब तक, एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का जो सत्र है आहूत कर सकता है। और दूसरा है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, एक वर्ष में, तीसरा स्टेटमेंट है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलाना आवश्यक हो। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ गए होंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, जहां पे फैक्ट आए उसको लगभग गलत मानना है। सभी 3 सत्र चलाए जाना अनिवार्य नहीं। ठीक है, 3 सत्र होंगे, ये पहली चीज। यहाँ पे आप देखिए, संविधान में बोला कि संविधान में वर्णित है, संविधान में ये चीज वर्णित ही नहीं है, क्योंकि ये किससे है, ये जो संसद का एक परंपरा है, संसद की परंपरा है के अनुसार है कि 3 चलाए जाएंगे। संविधान में बस इतना वर्णित है कि 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच में, इतना का गैप नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये परंपरा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ तो ये 2 स्टेटमेंट चले गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भारत का राष्ट्रपति ऐसा है कि कहीं भी सत्र आहूत करने के लिए बुला सकता है। तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जो चाहे कहीं भी अपना सत्र जहां उसको सही लगे उसके लिए बुला सकता है। ठीक है ना, वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है कि संसद कब चलाए जाने की ना। ठीक है ना, तो न्यूनतम संसद नहीं है, बाकी इतना लिखा हुआ है, अधिकतम है, अधिकतम है कि 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम आपका क्या बोला है कि न्यूनतम होना चाहिए, है ना, तो न्यूनतम है।
ठीक है ना। न्यूनतम दिनों की संख्या नहीं है तो एकदम सही बोला है, हाँ यार नहीं बोला था, ठीक है ना। तो न्यूनतम संख्या की संख्या नहीं है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यूनतम में नहीं है, अधिकतम है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी। 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू जो 2020 में आए हुए थे, इसमें से 19 क्वेश्चन ही है, लेकिन 20 क्वेश्चन हमने मान लिया है, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जिस टाइप की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं क्या उस टाइप से ये कठिन लगा। इसमें आपको 2 4 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कठिन जरूर लगे होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन नॉर्मल हैं, पूरे के पूरा स्टैटिक पोर्शन से है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग पहले पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लेंगे, है ना। एक सोर्स भी मैंने बताया, मैं उसको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसको खुद पढ़ा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, कि जो विजन आईएएस का है एक रिसोर्स एनालिसिस, उसमें बहुत शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को एकदम रिलेट कर करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा मेरा सेशन, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प हो रही है या आप कोई अन्य विषय पर चाह रहे हैं, ठीक है, हम इसमें पॉलिटी में लगभग 2025 तक के एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जिससे कि ये क्लास जो है जितनी मेहनत से बनाई जा रही है तो इसका फल मिल सके, ठीक है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।